एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्यूसॉल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज में आज हम दादा भाई नौरोजी को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की वजह से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, जिसको कि आगे सारे जो नेशनलिज्म मूवमेंट होंगे, नेशनलिस्ट मूवमेंट होंगे, उनके जो थिंकर्स होंगे उन इनको आगे बढ़ाएंगे। और दादा भाई नौरोजी एक ऐसे थिंकर हैं जिनसे कई सारे थिंकर्स इंस्पायर होते हैं, लाइक रनाडे, गोखले जैसे थिंकर्स इनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। और उसके बाद गोखले से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं गांधी जी, वो अपना पॉलिटिकल फादर भी गोखले को बताते हैं। तो इन नेशनलिज्म के जो हमारा स्ट्रीम आता है उसमें जो पहले थिंकर होंगे वो दादा भाई नौरोजी ही होंगे, और वही बताएंगे सबसे पहले कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो यूरोपियंस हैं, ये हमें किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे इंडिया के जो वेल्थ है उसका ड्रेन कर रहे हैं, वो बुरी तरीके से इंडिया को खोखला कर दे रहे हैं। सो इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ बढ़ें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो। और सबसे पहले देख लेते हैं इनके लाइफ, सबसे जिनका बर्थ कहाँ पे हुआ, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सो जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनका बर्थ हुआ था 24 सितंबर 1825 में। 1825 में इनका बर्थ होता है इन नवसारी इनटू गुजराती पारसी जोरास्ट्रियन फैमिली। इनका जो बर्थ है वो एक पारसी फैमिली में हुआ था, गुजराती स्पीकिंग फैमिली थी। और इनकी जो पूरी सारी पढ़ाई हुई है, वो एजुकेशन होता है वो एल्फिंस्टन कॉलेज से होता है, जो कि बॉम्बे में था उस टाइम का सबसे, जिसे बोल सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉलेज, और सबसे ज़्यादा जिसमें हाई पोस्ट हाई रैंक के टीचर्स होते थे, वो वाला कॉलेज था। एंड पैट्रोनाइज्ड, इनको क्या होता है कि इनको पैट्रोनाइजेशन मिलता है बाई महाराजा बरोड़ा, जहाँ पर इन्हीं के अंडर में ये सबसे पहले अपनी फर्स्ट जॉब करते हैं। फर्स्ट जॉब एज एन दीवान करते हैं, दीवान यानी कि मिनिस्टर का वर्क करते हैं फॉर महाराजा बरोड़ा जो होते हैं, उनके यहाँ ये दीवान का वर्क करते हैं। और ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में होते हैं, क्योंकि जब उस टाइम पे जो फाउंडेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें भी ये होते हैं। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके होते हैं 3 टाइम्स, इन 1886, इन 1893 एंड इन 1906। 1906 वाला शायद आपको याद होगा कि इसी टाइम पर एक्सट्रीमिस्ट एंड लिबरल्स का जो एक्सप्लिट हुआ था कांग्रेस से, वो इसी टाइम पे हुआ था। सो ये ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू बीइंग अ ब्रिटिश एमपी। ये ऐसे फर्स्ट एशियन थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी चूज़ किया गया था, हाउस ऑफ कॉमन्स में। और एक चीज़, जो जिस पार्टी से ये एमपी चूज़ करे गए थे वो थी लिबरल पार्टी। वहाँ पर दो पार्टीज चलती हैं, टू पार्टी सिस्टम है इन ब्रिटेन, एक कंजर्वेटिव है एंड एक लिबरल है। तो ये लिबरल पार्टी से थे एमपी। इससे पहले भी एक हो चुके थे एमपी, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा करप्शन के आरोप लग जाते हैं। डेविड और चेट्री करके उनका नाम था, वो रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्योंकि करप्शन के लग जाते हैं आरोप, इसलिए उनको 9 मंथ में रिज़ाइन कर देना पड़ता है अपने ऑफिस से। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी होते हैं, जो कि अपना पूरा कार्यकाल पूरे अच्छे तरीके से निभाते हैं। और ही वॉज अ मेंबर ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल। ये सेकेंड इंटरनेशनल के भी मेंबर थे। सेकेंड इंटरनेशनल क्या था कि लाइक एक सोशलिस्ट एसोसिएशन था जिसमें कम्युनिज्म को बढ़ावा देने की बात करी जाती थी। एंड वन ऑफ द ही वॉज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। एंड साथ ही साथ इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पहले ऐसे इंसान थे जो एमपी बने थे ब्रिटिश में। इंडिया के ऐसे इंसान थे या फिर एशिया के ऐसे इंसान थे जो कि ब्रिटेन में जाके एमपी बने थे। और वहाँ पर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये अपनी बातें, अपने इंडिया की बातें, लाइक इंडिया में किस तरीके से लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, या फिर किस तरीके से इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वहाँ के जो वेल्थ है उसका ड्रेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये बताया करते थे। तो ये सब वहाँ के पीपल जो है, वहाँ के लोगों तक पहुँचाया करते थे ब्रिटेन में। इसलिए इनको एक एम्बेसडर माना जाता है ऑफ इंडिया, बट ही वॉज अनऑफिशियल, इसलिए अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर। देखिए इतनी सारी क्वालिटीज़ थी दादा भाई नौरोजी में। ही वॉज इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे, मर्चेंट थे, स्कॉलर थे, राइटर थे। ये कुछ टाइम तक इन्होंने जो एल्फिंस्टन कॉलेज है वहाँ पर मैथमेटिक्स भी पढ़ाया था।
तो ये कुछ हो गया इनके लाइफ के बारे में। आगे हम इनका लाइफ एंड कैरियर देख लेते हैं, किस तरीके से दादा भाई नौरोजी एज एन पॉलिटिकल लीडर या फिर जो भी इनके क्वालिटीज़ हैं वो किस तरीके से इनकी निकल के आती हैं। नौरोजी फाउंडेड एट गुजराती फॉरनाइटली पब्लिकेशन द रास्त गौफ्तार। इन्होंने एक गुजराती पब्लिकेशन की बुक निकाली थी जिसका नाम था रस्ते गुफ्तार, जिसको द ट्रुथ टेलर भी कहा जाता है। इसमें ये क्या करते थे, जो देखिए जो पारसी लोग होते हैं वो काफ़ी आज भी आप जाएंगे बॉम्बे में तो वहाँ पे आज भी जो पारसी लोग हैं वो काफ़ी अच्छे कैपिटलिस्ट क्लास है उनका, काफ़ी अच्छे वेल्दी फैमिली वाले होते हैं। इसलिए ये अपना जो पारसी लोग हैं उनमें सोशल रिफॉर्म लाने के लिए या फिर जो राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये रास्ते गुफ्तार को निकालते हैं। ये जो मैगज़ीन निकालते हैं इसको निकालते हैं और बताने के लिए कि जो पारसी लोग हैं वो गलत नहीं है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए लोगों के लिए इसलिए निकालते हैं। ही पब्लिश न्यूज़पेपर कॉल्ड वॉइस ऑफ इंडिया। ये न्यूज़पेपर एक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया करके। बाद दादा भाई नौरोजी अपॉइंट करे जाते हैं एज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलोसफी। यहाँ पे ये नेचुरल फिलोसफी और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के तरीके से एल्फिंस्टन कॉलेज में अपॉइंट करे जाते हैं। और ये इतना अच्छा एक एकेडमिक पोजीशन अचीव करने वाले फर्स्ट इंडियन थे। इसके बाद क्या होता है कि 1855 के टाइम पे ये चले जाते हैं लंदन, यानी कि ब्रिटेन चले जाते हैं और वहाँ पर एक कामा एंड कंपनी करके ये एक कंपनी इस्टेब्लिश होती रहती है, उसमें ये थोड़ा अपना पार्ट देते हैं और लोगों के साथ मिलके एक कामा एंड कंपनी इस्टेब्लिश कराते हैं लिवरपूल में। लिवरपूल आज हम किस लिए जानते हैं, ये जो हमारा फुटबॉल क्लब है उसके लिए जानते हैं। वहीं पर इस कंपनी की स्थापना होती है और ये दिस कंपनी वॉज फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इस्टेब्लिश इन ब्रिटेन। ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसको जो ऐसी ये पहली इंडियन कंपनी थी जो कि ब्रिटेन में जाके इस्टेब्लिश हुई थी। एंड फिर कुछ 2-3 सालों के बाद इनको समझ में आता है एंड जो भी ब्रिटिशर्स थे उनकी सच्चाइयाँ समझ में आती है, फिर वहाँ से रिज़ाइन दे देते हैं और फिर कुछ ही टाइम बाद ये अपना खुद का एक नौरोजी एंड कंपनी करके एक स्टार्ट करते हैं, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं। एंड इसके बाद फिर लंदन इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना करते हैं। ये सब लंदन में ही है, उसी टाइम पर नौरोजी कर रहे हैं। विच वॉज टू डिस्कस इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट्स। ये जो लंदन इंडियन सोसाइटी थी ये किस लिए थी, ये डायरेक्टेड एंड लॉन्च बाई नौरोजी। नौरोजी ने डायरेक्ट किया था और लॉन्च किया था फॉर इंडियन पॉलिटिकल सोशल एंड लिटरेरी सब्जेक्ट्स। ये लोग डिस्कस करते थे कि इंडिया में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने जाने चाहिए या फिर कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाने चाहिए इंडिया के लोगों को। और फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होती है जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। और ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन होता है इसकी वजह से ही आगे ऐसा माना जाता है कि इसी की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो सकी, क्योंकि इसी में जो मेंबर्स थे उन्हीं से फिर आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। एंड फिर क्या होता है कि 1874 के टाइम तक ये बड़ौदा के प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जो बॉम्बे की, उसमें भी ये मेंबर हो जाते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर फॉर्म हो जाती है 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर्स में होते हैं नौरोजी। एंड फिर एक बार फिर से ये ब्रिटेन जाते हैं, मतलब इस टाइम तक जब इंडियन नेशनल एसोसिएशन या फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हो रही है इस टाइम तक इंडिया में आ जाते हैं नौरोजी। लेकिन फिर से एक बार ये जाते हैं इंग्लैंड में अपना जो भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था या फिर जो एमपी वाला पद मिलना था उन्हें, उसके बाद इनको मिलता है एमपी का पद इंग्लैंड में। वहाँ पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है उसके बाद ये जाके वहाँ पे इलेक्शन करते हैं, इलेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद फिन्सबरी जो सेंट्रल एरिया थी वहाँ से इनको एज एन एमपी बनाया जाता है। और ये इंडिया के फर्स्ट एमपी थे, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब इनको बोला जाता है कि लाइक ऑफिस का ओथ लेते हैं लोग, तो कई बार लोग गीता पे हाथ रखते हैं तो कुछ लोग बाइबल पे हाथ रखते हैं। उसी तरीके से क्या होता था ब्रिटेन में कि उन बाइबल पे हाथ रखवा के ऑफिस का ओथ लेवाते थे, तो इन्होंने बाइबल पे हाथ रख के ऑफिस का ओथ लेने से मना कर दिया। तो इसके लिए क्या होता है कि वहाँ पर इनके लिए कॉपी ऑफ खोरडा अवेस्ता आती है, ये एक पारसीज का हॉली बुक होती है। तो उसके बाद ये उस बुक पर हाथ रखकर उस बुक की शपथ लेकर अपने ऑफिस का ओथ लेते हैं। और दादा भाई नौरोजी की डेथ हो जाती है इन बॉम्बे में होती है ऑन 30 जून 1917 में एट द एज ऑफ 91 इनकी डेथ हो जाती है। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं जो मेन वर्क्स हैं दादा भाई नौरोजी के। सो इम्पॉर्टेंट वर्क्स तो कुछ हैं इसमें से, बट इनके जितने भी वर्क्स हैं उनको सब तो मैंने समराइज़ कर लिया है। आप एक बार देख लीजिएगा, सबको इतना एक से सबको याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये सब बुक्स इससे बिलोंग करते हैं। तो रस्ते गुफ्तार इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखिए। वॉइस ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंस रखती है। द यूरोपियंस एंड एशियाटिक रेसेस
नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एडमिशन ऑफ एजुकेटेड नेटिव्स इनटू इंडियन सिविल सर्विसेज, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंस रखती है। कंडीशंस ऑफ इंडिया, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जिसको दादा भाई नौरोजी का नाम पता है, इट मीन्स वो ये बुक को जानना चाहिए उसको। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक को उसे जानना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं कि ये जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, यही तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, यही बुक, क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है, इसी बुक में दादा भाई नौरोजी ने दिया हुआ है। तो इसी बुक के बेसिस पे हम देख लेते हैं कि ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, ये है क्या। इंपॉर्टेंस फिलॉसफी जो हमारे लिए पॉलिटिकल लेवल पे या फिर पॉलिटिकल थॉट लेवल पे हमें पढ़नी है, वो बस यही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। सो नौरोजी जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कुछ फैक्टर्स को जिनकी वजह से ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, मतलब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था इंडिया में। सो ये कुछ 6 फैक्टर्स बताते हैं, इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ ये वेल्थ का जो ड्रेन है वो हो रहा है। इंडिया वॉज गवर्न बाई अ फॉरेन गवर्नमेंट, इंडिया को एक फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो गवर्न कर रही है। इंडिया की कोई अपनी गवर्नमेंट तो है नहीं, वो यूरोपियंस आए हैं, उन गवर्न कर रहे हैं। ये भी तो एक फैक्टर हो जाता है कि भाई वो अपने लिए करेंगे, वो हमारे लिए क्यों करेंगे, वो जो भी पाएंगे अपने यहाँ देंगे, हमें क्यों देंगे। इंडिया डिडेंट अट्रैक्ट इमिग्रेंट्स। देखिए, जब किसी भी देश में इमिग्रेंट्स आते हैं तो वो अपने साथ लेबर लेकर आते हैं, कैपिटल लेकर आते हैं, और साथ ही साथ कुछ नए प्रोफेशंस भी लेके आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें, लाइक उनके अंदर कुछ टेक्निक्स होती हैं वो भी लेके आते हैं। लाइक इंडिया के कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज जाके यूएसए में रह रहे हैं, एंड दे आर एट लेवल ऑफ सीईओ एंड क्या क्या ही है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ओके, वो इमिग्रेंट्स हैं, इंडिया के इमिग्रेंट्स हैं जो कि जा गए हैं वहाँ पर और अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। उसी तरीके से इंडिया में तो किसी को आने की इजाज़त ही नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, फ्रेंच को भगा दिया, डच को भगा दिया, पुर्तगीज़ को भगा दिया, सबको वो भगा ही तो रहे थे, किसी को आने नहीं दे रहे थे। और यहाँ पर इन्हीं वजह से ना ही कैपिटल का कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, नई लेबर कहीं से आ रहा है, इसलिए यहीं के लोगों को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। एंड फिर उसके बाद इंडिया पेड फॉर ब्रिटेन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी। जो ब्रिटेन के सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और जो आर्मी मेंबर्स थे, उनको क्या किया जा रहा था कि उनको यहाँ से जो रेवेन्यूज़ मिलते थे उससे पे किया जा रहा था। लाइक इस टाइम तक जो बंगाल वाला एरिया था वो तो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ चुका था। तो उन क्या करते थे कि वहाँ से जो रेवेन्यू मिलता था उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते थे और जो इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी सो कॉल्ड ईस्ट इंडिया की जो आर्मी थी, उसको दिया जाता था, उनको इसी से सैलरी दी जाती थी। एंड फिर उसके बाद फोर्थ पे आता है इंडिया बोर्ड बर्डन ऑफ एम्पायर बिल्डिंग एंड इन एंड आउट इट्स बॉर्डर। उसको हमेशा बर्डन ऑफ एम्पायर बिल्डिंग पे रखा जाता था कि एक एम्पायर बनाना है, बाकी जो भी उसके बॉर्डर्स हैं उससे सिक्योर करके। फिर उसके बाद ओपनिंग द कंट्री टू फ्री ट्रेड एंड अलाउड फॉर फॉरेनर्स। देखिए, फॉरेनर्स यहाँ पे कोई और आ नहीं सकते थे, सिर्फ यूरोपियंस नॉट एवरी यूरोपियन, ओनली ब्रिटिशर्स वर अलाउड। सिर्फ ब्रिटिशर्स आ सकते थे और उनको फ्री ट्रेड था। और यहाँ पे जो भी हाईली पेड जॉब्स हुआ करते थे वो तो ब्रिटिशर्स के हाथों में हुआ करते थे। एंड यहाँ जो भी क्वालिफाइड इंडियंस थे उनको भी नहीं दिया जाता था कोई बहुत हायर लेवल वाला जॉब, इसलिए जो भी था वो सारा का सारा फॉरेनर्स के यहाँ पे में जा रहा था, चाहे वो ट्रेड के तरीके से आ रहा हो, चाहे वो सैलरी के तरीके से आ रहा हो, सब ब्रिटिशर्स के हाथों में दिया जा रहा था। अगर मान लीजिए वो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो चले गए, अपना रिटायरमेंट के बाद अपने देश चले गए, यानी कि ब्रिटेन चले गए, उसके बाद भी उनका रिटायरमेंट के बाद जो रिटायरमेंट पेंशन मिलते हैं वो भी यहीं के रेवेन्यू से उनको जा रही हैं। मतलब सारे के सारे पैसे तो जा वही रहे हैं और इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है इंडिया को। प्रिंसिपल इनकम अर्नर्स वुड स्पेंड देयर मनी आउटसाइड इंडिया। अब जब वो कोई चले गए यहाँ से जो कमा लिया, जिसने जितना ज़्यादा अर्न कर लिया, लाइक रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही ज़्यादा यहाँ से अर्न कर लिया था उसने, इतने ज़्यादा पैसे हो गए थे कि वहाँ पे जाके उसने एमपी की सीट खरीद ली थी। रॉबर्ट क्लाइव ने इतने ज़्यादा पैसे हो गए थे उसके पास। तो इस तरीके से जो भी अर्न कर रहा है वो सारा जाके अपना स्पेंड तो कर रहे हैं फॉरेन की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहे हैं यहाँ पे इनके गुड्स पे कोई टैक्स लग ही नहीं रहा है, तो इनको अपनी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं देने पड़ रहे हैं, जो भी स्पेंडिंग करनी पड़ रही है वो जाके ये ब्रिटेन में कर रहे हैं, पैसे पूरे के पूरे वहाँ पे लिक्विफाई हो रहा है, यहाँ पे कोई उनका पैसों का मतलब ही नहीं हो रहा है। एंड फिर हम देख लेते हैं कि ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी इन्होंने, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, मतलब इसके बाद क्या क्या ऐसी चीज़ें आई जो इसको जस्टिफाई करती हैं। देखिए नौरोजी एक एस्टिमेट बताते हैं कि अबाउट 200 to 300 मिलियन पाउंड्स ऑफ ड्रेन रेवेन्यू नॉट सर्कुलेटेड टू इंडिया।
कुछ 200 टू करके 300 मिलियन पाउंड्स तक के अमाउंट्स इंडिया से ड्रेन हो चुके हैं, जो कि रीसर्कुलेट नहीं किए गए हैं इंडिया में। उनका आने का कोई रास्ता ही नहीं है, वो बस चले गए हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। नरोजी स्टेटेड सब ट्रिब्यूट्स वर नेसेसरी एज अ पेमेंट। देखिए इसकी वजह से कई बार नरोजी के क्रिटिक्स भी आ जाते हैं, ये जो लाइन है इसकी वजह से, क्योंकि नरोजी का क्या मानना था, इन्होंने जब ये रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी तो इन्होंने बोला कि कुछ मान लीजिए कुछ ट्रिब्यूट्स जो है वो ब्रिटिश के लिए नेसेसरी हैं। लाइक उन्होंने कुछ सर्विसेज दी हमें, इंडियन सिविल सर्विसेज दी या फिर रेलवे सर्विसेज दी, इन सब के लिए कुछ मान लीजिए कुछ उनको लेना ज़रूरी है हमारे यहाँ से। लेकिन फिर मान लीजिए कुछ इन्होंने लिया, लेकिन जो भी ये रेलवे से अर्न कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज से जो भी अर्न कर रहे हैं, उनका कुछ पार्ट तो हमें देना चाहिए, उनसे कुछ तो नई सर्विसेज स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है, जो भी है वो लेकर चले जा रहे हैं, कुछ नया यहाँ पे नहीं आ रहा है। जितना इन्होंने किया है उससे ये अर्न करते जा रहे हैं और हमें कुछ नया नहीं दे रहे हैं। नौरोजी's वर्क was main reason behind creation of Royal Commission of Indian Expenditure in 1896। देखिए जो नौरोजी का ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाला वर्क था, इसी की वजह से रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर की स्थापना हुई थी। ये रॉयल कमीशन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस वजह से रॉयल कमीशन की स्थापना हुई थी। तो आप ये चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो नौरोजी का वर्क था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को लेकर, इसी वजह से इसकी स्थापना हुई थी। बट इन कुछ कर नहीं रहे थे, इसमें मेंबर थे, दादा भाई नौरोजी भी मेंबर थे, लेकिन इन कुछ नहीं कर रहे थे। ये बस दिखावटी टाइप का एक था कि एक कमीशन बना दिया है और हम कुछ देख रहे हैं कि क्या कितना अर्न हो रहा है, कितना ड्रेन हो रहा है, ये सब हम देख रहे हैं, लेकिन असलियत में उन लोग कुछ नहीं देख रहे थे। ये बस एक दिखावा था लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हम ये कर रहे हैं। दिस कमीशन रिव्यूड फाइनेंशियल बर्डन्स ऑन इंडिया एंड इन सम केसेस came to the conclusion that those burdens were misplaced। लास्ट में फाइनेंशियल बर्डन्स जो भी हैं उन्होंने कमीशन ने रिव्यू किया, बट उनका मानना था कि ये सब मिसप्लेस हो गया है। और लाइक अपनी गलती को छुपाने के लिए लोग क्या करते हैं, सेम वही चीज़ उन लोग भी कर रहे थे कि मिसप्लेस हो गया है, ये सब नहीं हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें उन लोग बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, 200 to 300 मिलियन पाउंड्स के जैसा नहीं हुआ है कुछ ऐसा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में जो भी दादा भाई नौरोजी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो सारी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर हम बीजी तिलक को डिस्कस करेंगे, बीजी तिलक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। और आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स वो आपको टाइम टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।